Every single book which I've topper suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की। दरअसल जब कभी भी कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के बाद जनरली जो एक शब्द हमें सुनने को मिलता है वो होता है मुआवजा। चाहे कोई दुर्घटना छोटी हो या फिर कोई हो विमान हादसा, इस दौरान हमें बाद में यही सुनने को मिलता है कि मुआवजा दिया गया, और कभी लाखों में तो कभी करोड़ों में ये सब स्थितियां हमें सुनने को मिलती हैं। बीते दिनों जिस प्रकार से एयर इंडिया के बोइंग विमान का हादसा हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने कई बार मुआवजा नामक शब्द सुन लिया है। लेकिन इस मामले में क्या हमारे पास कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या कानून है जो इस मामले में मुआवजे का प्रावधान करती है? तो आइए आगे बढ़ते हुए सभी चीज़ों को जानते समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले न्यूज़ का यही कहना है कि देखिए AI-171 के रूप में संचालित बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना में 241 लोगों की मृत्यु के बाद एयर इंडिया की मूल कंपनी टाटा सन्स ने मृतकों के परिवारों और घातक दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति के लिए मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए की घोषणा की। यानी कि जो ये एयर इंडिया की पेरेंटल कंपनी है, जिसका नाम है, पेरेंट कंपनी का नाम टाटा सन्स, तो टाटा सन्स ने अनाउंस किया, देखिए जी, जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, यानी कि 241 लोगों की जिनकी मृत्यु हुई है, और इसके अलावा जो एक व्यक्ति घायल हुआ है, जीवित बचा है, हम सभी लोगों को 1 करोड़ रुपए की राशि देंगे मुआवजे के रूप में। केवल बात यहीं तक ही सीमित नहीं रही है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो एयर इंडिया के CEO हैं कैंपबेल विल्सन, इन्होंने ये कहा कि कंपनी प्रत्येक मृतक के परिवार और जीवित बचे व्यक्ति को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देगी। ठीक है, यानी कि अंतरिम भुगतान करेगी। अब इस दौरान मामला जो है वो मुआवजे का चर्चा में आ रहा है, लेकिन जब कभी भी कोई भी विमान दुर्घटना होती है तो विमान दुर्घटना के मामले में अंतिम मुआवजे का निर्धारण मॉन्ट्रियल कन्वेंशन संधि के तहत होता है। ये वाली बात सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आपके लिए जो कंपनी है, जो विमानन संचालक कंपनी है, आप जितना भी मुआवजा दे रहे हो वो बात अलग है, लेकिन हाँ, जो कोई भी दुर्घटना होगी उस दुर्घटना के तहत अंतिम जो निर्धारण होगा मुआवजे का वो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन संधि के तहत होगा। अब ऐसा क्यों और क्या कहती है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन? अगर मान लो कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत ही निर्धारण होता है मुआवजे का, तो ऐसी स्थिति में वो राशि होगी क्या? आइए इन सभी बातों को जरा एक बार हम अच्छे से जानते समझते हैं। तो देखिए, फिलहाल अब हम लोग के पास सबसे पहले समझना है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है क्या? जब मॉन्ट्रियल कन्वेंशन समझ में आएगा तो धीरे धीरे से जुड़ी हुई सभी चीजें और हमें समझ में आने लगेगी। तो देखिए, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन के लिए कुछ नियमों को एकीकरण करा कन्वेंशन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन मुख्य रूप से किसके संबंधित है? ये मुख्य रूप से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन से। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन के लिए कुछ नियमों के एकीकरण का कन्वेंशन भी इसको कहा जाता है। ये इसका एक बड़ा रूप है, हालांकि शॉर्ट में इसको हम मॉन्ट्रियल कन्वेंशन कह देते हैं। अब ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन एक बहुपक्षीय संधि है जो 8 मई 1999 को स्वीकार की गई थी। कहाँ स्वीकारा गया है इसको? तो देखिए, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसको स्वीकार किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के सदस्य देशों के द्वारा इसको स्वीकारा गया था। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या क्या बात पता चल रही है, कब स्वीकारा गया? तो देखिए, डेट है 8 मई 1999। ठीक है, कहाँ पे? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। किसके सदस्यों के द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के सदस्य देशों के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। यहाँ पर क्या उस समय भारत इसमें शामिल था? तो इस प्रश्न का उत्तर है सीधा सीधा नो, भारत उस समय इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि ये संधि 1999 में अपनाई गई थी, लेकिन भारत 2009 में इसका 91वां सदस्य बना था। अब भारत 2009 में इसका 91वां सदस्य बना है, तो ऐसी स्थिति में मामला भारत का बाद का है। यानी कि समय पता चलता है कि लगभग 10 सालों के बाद भारत इसका सदस्य बना था। अब ऐसी स्थिति में बात तो ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन के नियमों के एकीकरण के लिए आपने ये संधि संपन्न कर ली और देशों ने मामला स्वीकार भी लिया, पर इसमें क्या बातें हुई और किस पर यह लागू होती है ये समझिए। तो देखिए, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन केवल उन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू होता है जो इस संधि के पक्षकार हैं। यानी कि दुनिया के सभी देशों के ऊपर ये लागू नहीं होता। अगर आप इस संधि को नहीं स्वीकारते हैं तो ऐसी स्थिति में ये संधि के जो नियम हैं वो आपके ऊपर लागू नहीं होंगे, यानी कि संधि के पक्षकारों के ऊपर ही नियम लागू होंगे। ठीक है, यदि किसी एयरलाइन की दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के लिए लापरवाह पाया जाता है कभी भी किसी एयरलाइन को, तो उस दौरान ये संधि लागू होती है। ठीक है, इसके अलावा
यात्रियों के मुआवजे के लिए, घायल होने के लिए, देरी की स्थिति में भी, अगर मान लो कि विमान देर से आता है या देर से पहुंचता है, इसके अलावा सामान के अंदर अगर डिले होता है या कार्गो का डिले होता है, उसको नुकसान पहुंचता है। तो इस पूरे के पूरे मामले में इन्होंने नियम तय किए हुए हैं कि नियम क्या रहेंगे, यानी कि विमान की दुर्घटना के नियम, विमान के लिए देरी के नियम, और कार्गो या फिर नागरिकों का यानी कि जो यात्री हैं उनके सामान के लिए जो भी अगर नुकसान होता है उसके लिए नियम, वो सारे के सारे नियम हमें यहीं देखने को मिलते हैं। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। मतलब अल्टीमेटली पता चल रहा है कि विमान के मामले में जो भी गड़बड़ी हो रही है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है, तो उस पूरे मामले में नियम हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में देखने को मिलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला हमें यहाँ देखने को मिलता है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। क्लियर है बात सारी की सारी? तो ये अब महत्वपूर्ण बात है, दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यह लागू होगा। ठीक है, जैसे कि फिलहाल जो हमारा एयर इंडिया का विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये कहाँ जा रहा था? ये भारत से लंदन जा रहा था, है ना। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि दोनों देशों के बीच जो मामला रहा, उस वजह से ये चीज है, यानी कि जो नियम है, ये नियम लागू हुए हैं मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के। ठीक है, तो एयरलाइन को दुर्घटना के लिए लापरवाह पाया जाता है तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन उसे यात्रियों की मृत्यु या चोट, देरी, सामान या कार्गो को नुकसान या हानि सहित नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराता है। यानी कि जिस भी विमान के मामले में गलती गड़बड़ी हुई है, दिक्कतें आई है, तो विमान का संचालक इसके लिए जिम्मेदार होगा कि जो भी हुआ है वो सब आपकी वजह से हुआ है या आपके तहत हुआ है। ठीक है, अब मान लो कि कुछ भी हुआ, मान लो दुर्घटना हुई है या देरी हुई है, तो इस मामले में नियम क्या कहते हैं, और नियम जो भी बातें कहते हैं उससे जुड़ी हुई चीजें क्या क्या खास है। तो देखिए, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अध्याय 3 का शीर्षक है वाहक की जिम्मेदारी और क्षति के लिए मुआवजे की सीमा। यहां पर यह बताया गया कि जो भी कंपनी विमान का संचालन कर रही है, वह ध्यान रखना, विमान के मामले में अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। विमान बनाया किसी और कंपनी ने होता है, विमान का संचालन कोई और कंपनी करती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि जो नियम है वो किसके लिए है? ये वाहक के लिए है। वाहक का मतलब क्या होता है? जो कंपनी विमान को चला रही है, जो ऑपरेशंस देख रही है उस विमान के, उस कंपनी के लिए नियमों की बात की जा रही है। यहाँ पर उस कंपनी के नियमों की बात नहीं की जा रही है जो उसकी मालिक कंपनी है। तो इसका अध्याय 3 का शीर्षक है वाहक की जिम्मेदारी और क्षति के लिए मुआवजे की सीमा, यानी कि जो कंपनी उस विमान का संचालन कर रही है वो कैसी जिम्मेदारियां उसको पूरी करनी है, और अगर क्षति होती है तो क्षति के लिए मुआवजे की सीमा क्या क्या रहेगी। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया है कि मुआवजा तब निर्धारित और लागू किया जाता है जब एयरलाइन क्षति के लिए उत्तरदायी होती है। यह बात ध्यान रखिएगा कि अगर एयरलाइन क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं मानी जाती, किसी और कारण से डिले हुआ है, तो उस दौरान आपको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अगर आपके कोई दुर्घटना हो जाती है तो भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि विमान उड़ रहे हैं आसमान में, उड़ते उड़ते क्या हुआ कि भयंकर तूफान की चपेट में विमान आ गया, तो यहाँ पर एयरलाइन की जिम्मेदारी नहीं है, वो तूफान की जिम्मेदारी है। तूफान आया और तूफान आकर के विमान को नुकसान पहुंचाकर चला गया। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि विमान के अंदर कोई तकनीकी गड़बड़ी है, किसी चीज को ठीक किया जाना चाहिए था, ठीक नहीं किया गया है, उसके बाद कोई दुर्घटना हुई है, यानी कि ऐसी चीज जिसको ठीक किया जा सकता था एयरलाइन के एंड पे, लेकिन एयरलाइन ने उस चीज को दरकिरार कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, या जो भी और चीजें रही, तो उस दौरान फिर एयरलाइन ही जिम्मेदार मानी जाएगी। अगर कोई भी प्राकृतिक स्थिति नहीं निकलती है या फिर एयरपोर्ट प्रशासन या किसी और की कोई जिम्मेदारी बीच में नहीं आती है, तो उस दौरान फिर जिम्मेदारियां जो भी अगर एयरलाइन के हिस्से में आती है तो फिर उसको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो मुआवजा तब निर्धारित और लागू किया जाएगा जब एयरलाइन क्षति के लिए उत्तरदायी होती है। दिसंबर 2024 तक का जो नियम है उसमें हमें पता चलता है कि मृत्यु या शारीरिक चोट के मामले में $2,11,000 का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया था। कब तक के लिए कहा जा रहा है? दिसंबर 2024 तक के लिए जो नियम थे वो तो ये थे कि भाई अगर मान लो मृत्यु होती है या फिर आपको जख्मी होते हो, आप चोट लगती है, आप घायल हो जाते हो, तो इस मामले में मुआवजा जो है वो लगभग $2,11,000 का रहेगा। ठीक है, तो इस मामले में माना जाता है कि अभी 6 महीने हो गए हैं एक्स्ट्रा, तो मुआवजा इससे भी अधिक रहना चाहिए, ऐसी भी उम्मीद है। तो मृत्यु के मामले में और शारीरिक चोट के मामले में $2,11,000 के मुआवजे की बात पता चलती है। इसके अलावा अब यह माना जा रहा है कि भाई मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत एयरलाइन प्रत्येक यात्री के लिए लगभग $2 लाख के नुकसान के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। यानी कि अगर मृत्यु होती है या घायल हो जाता है तो भाई $2 लाख तक का भुगतान तो करने के लिए उत्तरदायी एयरलाइन है, अगर एयरलाइन की वजह से चीजें सब कुछ हुई हैं उस स्थिति में। ठीक है, अगर एयरलाइन ये चाहती है कि भाई मैं इतना भुगतान ना करूं या मुझे इससे कम में काम चल जाए, ठीक है, कई बार तो नेगोशिएट करते हैं कि नहीं जी इतना पैसा नहीं देना है, थोड़ा कम में काम चला लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए उस मामले में क्या स्थिति होती है। तो अगर आपको ये $2 लाख का नुकसान नहीं देना, तो उस दौरान जो विमान ऑपरेटर कंपनी है उस कंपनी को यह साबित करना होता है कि जो दिक्कतें हुई हैं, जो दुर्घटना हुई है, वो
उसके कर्मचारी दुर्घटना के लिए किसी भी तरह से लापरवाह नहीं है। ठीक है, यानी कि जो भी दुर्घटना हुई है, जो भी गड़बड़ी हुई है, उसके कर्मचारियों की वजह से नहीं हुई है, उसके कर्मचारी इस मामले में जिम्मेदार नहीं है। अगर मान लो कि विमान ऑपरेटर कंपनी ये साबित कर देती है कि विमान के कंपनी के जो भी कर्मचारी यानी कि जो विमान संचालक कंपनी है उसके जो भी कर्मचारी हैं उनकी वजह से दुर्घटना नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि मुआवजे की राशि घट जाए, कम में भी काम चल जाए। लेकिन अगर ये ऑपरेटर कंपनी ही जिम्मेदार मानी जा रही है तो फिर उस दौरान उसको मुआवजा देना पड़ेगा। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन केवल उड़ान के ऑपरेटर के रूप में एयर इंडिया पर लागू होता है, किसी भी निर्माता पर नहीं। ये वाली बात भी ध्यान रखनी, तो आपको बता चुका हूं कि निर्माता पर लागू नहीं होगा। अगर मान लो जो भी कंपनी इसको ऑपरेशंस कर रही है, ऑपरेटर है जो भी, जैसे कि फिलहाल जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना में कौन है, एयर इंडिया है, तो निर्माता कंपनी के पास नहीं जाएगा मामला, किसके पास जाएगा, जो संचालक कंपनी है। बात क्लियर है। तो आपको ये तो पता चल गया कि मृत्यु होने की स्थिति में, घायल की स्थिति में कितना मुआवजा देना होता है। इसके अलावा मान लो कोई और कंडीशन है, कोई और कंडीशन मतलब ये है कि मान लो कि व्यक्तियों के परिवहन में देरी हो रही है, अब उसके कारण मुआवजा क्या रहेगा। अगर मान लो कि सामान से संबंधित क्षति हुई है, देरी हुई है, तो उस मामले में क्या मुआवजा रहेगा। और अगर कार्गो के मामले में डिले हुआ है तो उस दौरान क्या रहेगा मुआवजा, ये भी समझिए। तो देखिए, अगर मान लेते हैं हम लोग कि भाई परिवहन में देरी हो जाती है, यानी कि लोगों को पहुंचने में डिले होता है, देरी हो जाती है, तो देरी के मामले में भी भाई नुकसान माना जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि हमारी भारतीय रेलवे तो भाई 24-24 घंटे लेट हो जाती है, पर कोई मुआवजा नहीं होता है ना, चलो ठीक है पहुंच गए काफ़ी है, बस इतने पे कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन विमान के मामले में ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि डिले हो रहा है तो डिले के मामले में भी भाई भुगतान किया जाएगा, और एक यात्री को $8,778 का भुगतान किया जाएगा डिले के मामले में। ठीक है, ये लगभग इतनी राशि डिले के लिए होती है। इसके अलावा मान लो कि आपका जो सामान था उस सामान के मामले में क्षति हुई है, विनाश हुआ है, ठीक है, ये कोई हानि हुई है या देरी हुई है आपका सामान पहुंचने में, तो इस दौरान प्रत्येक यात्री के लिए जो सीमा है वो $2,115 की है कि भाई सामान के डिले के मामले में, नुकसान के मामले में $2,115 का भुगतान विमान संचालक कंपनी करेगी ही करेगी। इसके अलावा अगर कार्गो है तो कार्गो के मामले में सीमा जो है वो अब $36.21 प्रति किलोग्राम कर दी गई है। ठीक है, $36.21 प्रति किलोग्राम के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। तो मृतक और घायल की स्थिति में क्या भुगतान होना है, देरी की स्थिति में क्या भुगतान होना है, अगर सामान भाई हानि हो गई है, नुकसान हो गया है, ठीक है, विनाश हुआ है, तो उस स्थिति में क्या भुगतान है, और कार्गो का डिले होगा तो क्या भुगतान है, वो सारे के सारे नियम यहाँ पर हमें मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत ही पता चल रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई एयर इंडिया के ऊपर अभी कुछ मामला बड़े रूप में आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से बीते दिनों विमान दुर्घटना हुई है, उस विमान दुर्घटना में जो मुआवजे की राशि तय होगी वो मुआवजे की राशि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत ही तय होगी। अपने हिसाब से, किसी और के हिसाब से आप चीजों को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि भारत और ब्रिटेन ये दोनों ही देश ऐसे हैं जो दोनों देश इसको स्वीकारते हैं, इसके पक्षकार देश हैं। और भारत जब पता चल चुका है कि 2009 पक्षकार देश है, तो ऐसी स्थिति में नियमों के तहत एयर इंडिया को भुगतान करना पड़ेगा। आप उससे बच के आगे नहीं जा सकते अगर आप ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे तो, क्योंकि भी जांच होगी, जांच के बाद सभी चीजें पता चलेगी। तो फिलहाल इस सेक्शन से हमारे लिए क्या क्वेश्चन बन रहा है, सेक्शन से क्वेश्चन बन रहा है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट में बताएंगे जरूर से। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि देखो भाई, फिलहाल फेस्टिवल सेल जो थी हम लोगों की, ठीक है, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल, वो तो समाप्त हो चुका है। लेकिन हाँ, हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है 23 जून से सुबह 8 बजे। ये है हमारा जीएस फाउंडेशन P2I बैच प्रतिज्ञा। ये P2I बैच उन लोगों के लिए खास है जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी होगी। क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, हैंड रिटन प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप भी आप लोग को मिलेगी। इसके अलावा यानी कि मेंटरशिप के अलावा आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि जो मंथली टेस्ट होता है उसमें 11,000 का प्राइस देते हैं, और आप लोग अगर बैच में एनरोल रह करके प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस होती है। तो फिलहाल अगर आपको ये बैच लेना है बेस्ट डिस्काउंट पे, तो बेस्ट डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा, और वो कोड है KL Live। अगर आप KL Live कोड यूज करेंगे तो 28,999 में आपको ये मैच मिलेगा, और ये बैच इस समय बेस्ट डिस्काउंट पे इसी प्राइस पे मिल रहा है, और प्रीलिम्स क्लियर करने में पूरी फीस रिफंड भी हो जाएगी। तो मेरे साथ कहाँ जुड़ना है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और X, इन सभी जगह आप जुड़ सकते हैं। आपको फाइल कहाँ मिलती है, टेलीग्राम चैनल पे। इस QR कोड को स्कैन करके आप लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें करनी थी वो सारी डिस्कस हो गई हैं। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी इस वीडियो को आप बाकी साथी तो शेयर कर सकते हैं, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ
स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.